जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग संविधान के भाग 2 को करेंगे, ठीक है, जिसमें नागरिकता का प्रावधान है, सिटीजनशिप का प्रावधान है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने संविधान के भाग 1 को किया था, बताया था आप लोगों को, जिसमें राज्य संघ एवं इसके परिक्षेत्र के बारे में बताया था, जिसमें आर्टिकल 1 से लेकर के 4 का जिक्र है, ठीक है। स्टेट का फॉर्मेशन कैसे हो सकता है, उसके नामकरण में चेंज कैसे हो सकता है, उसकी सीमाओं में कैसे परिवर्तन हो सकता है, ये सारी चीज़ों को मैंने काफ़ी विस्तार पूर्वक बताया था। आज हम लोग नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है उसके बारे में पढ़ेंगे, सिटीजनशिप के बारे में जो प्रावधान है उसके बारे में पढ़ेंगे। और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है, टॉपिक है कि संविधान में हमारे नागरिकता से संबंधित क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। एक्चुअली अगर हम संविधान में दिए गए सारे प्रावधानों को देखें तो काफ़ी विस्तार पूर्वक से बताया गया है कि किस व्यक्ति को नागरिकता, भारत की नागरिकता दिया जाए, ठीक है, भारत का नागरिक कौन होगा। और ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि उस वक्त भारतीय अगर परिक्षेत्र में देखें तो काफ़ी उथल पुथल थी, ठीक है। आप लोगों को मालूम हो कि 1946 में जब जिन्ना ने 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित किया, उसके बाद से सांप्रदायिक दंगे होने लगे, ठीक है, और ख़ास करके हिंदू मुस्लिम में दंगे काफ़ी भयानक हो गए थे। और जहाँ मुस्लिम बहुल एरिया है वहाँ पे हिंदुओं के लिए रहना दूभर हो गया था, जहाँ हिंदू बहुल एरिया है वहाँ मुसलमानों के लिए रहना दूभर हो गया था, यानी कि वे किसी तरह से अपने आप को सुरक्षित करना चाहते थे। और जब ये तय हो गया था कि पाकिस्तान बनेगा, ठीक है, धर्म के आधार पर एक कंट्री बनने जा रहा था जो कि भारत से अलग होकर के बन रहा था, उसके बाद से क्या हुआ कि बहुत सारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो भारत के अभी भारत का क्षेत्र है वहाँ पे रह रहे थे, वो क्या हुए, पाकिस्तान जाने लगे। और जो पाकिस्तान में हिंदू समुदाय रह रहे थे वो अभी के भारत में आने लगे, आने की बहुत क्या कहते हैं, आवागमन होने लगा था पाकिस्तान से भारत और भारत से पाकिस्तान। और जो लोग आ रहे थे, ठीक है, और ऐसे बहुत से लोग थे जो पाकिस्तान गए और फिर भारत आ गए, खास करके ऐसा करने वाले इस्लाम मुसलमान लोग थे, ठीक है, जो पहले पाकिस्तान गए, ठीक है, वहाँ गए तो उनको पता चले इससे भी बदतर जगह पे आ गए हैं, हमारे लिए भारत ही सही था, तो फिर वो पुनः भारत आ गए, ठीक। तो बहुत सारे उस वक्त जो घटनाक्रम हो रही थी उन सभी को नज़र में रख के उन सबको बेस बना करके नागरिकता का प्रावधान संविधान में किया गया। और मुख्य तौर पे जो संविधान में प्रावधान दिए गए हैं वो फोकस किया गया है कि उस वक्त, यानी कि संविधान जिस वक्त लागू हो रहा है उस वक्त भारत का नागरिक कौन कौन होगा, ठीक है। भविष्य की बात नहीं की गई है कि भविष्य में कौन भारत का नागरिक होगा, ये नहीं, उस वक्त कौन कौन भारत का नागरिक होगा इस पे ज़्यादा फोकस किया गया है, ठीक है। और भविष्य में नागरिक कौन बनेगा नहीं बनेगा ये संसद पे छोड़ दिया, ठीक है, कि संसद कानून बनाएगी और किसी को अगर नागरिकता देना है तो किस बेसिस पे देगी, किसी की नागरिकता अगर छीननी है तो किस बेसिस पे छीन सकती है, ठीक है। लेकिन उस वक्त संविधान सभा के जो निर्माता लोग थे, यानी संविधान निर्माता जो लोग थे, वो इस पे फोकस ज़्यादा किए कि वर्तमान में, यानी कि संविधान लागू जब हो रहा है या फिर होगा उस वक्त भारत का नागरिक कौन कौन होगा, ठीक है, इस पे ज़्यादा फोकस किया गया। आज हम लोग उन्हीं सारे प्रावधानों को देखेंगे, ठीक है, जो काफ़ी विस्तार से संविधान में दिया गया है। एक बात और, अगर उस वक्त पाकिस्तान नहीं बनता ना तो इतने सारे प्रावधान हमें पढ़ने भी नहीं पड़ते, जितना विस्तार से नागरिकता के बारे में संविधान में दिया गया है, ठीक है, उतना हमें पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होती। कोई भी अगर देश बनता है तो वहाँ के लोगों से बनता है, और जो वहाँ के लोग हैं वो पहले से वहाँ रह रहे हैं, तो नागरिकता से संबंधित उतने ब्रॉड प्रावधान संविधान में नहीं किए जाते। लेकिन हमारा एक्चुअली कंडीशन अलग था, ठीक है, भारत से एक अलग देश बन रहा था और लोगों का एक दूसरे जगह से आना जाना हो रहा था, तो इसलिए संविधान में काफ़ी विस्तार पूर्वक इन सारे प्रावधानों को ऐड करना लाजिमी था, ठीक है। तो उन्हीं सारे प्रावधानों को आज हम लोग देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। एक बात और, मैंने यहाँ पे आर्टिकल वाइज लिख दिया है, लेकिन होता क्या है कि बच्चे आर्टिकल याद करने पे ज़्यादा फोकस करते हैं। आप संविधान का आप समझ सकते हैं कि 495 आर्टिकल, उतना याद कर पाएंगे क्या आप? नहीं याद कर पाएंगे। तो याद करने पे फोकस ना करें, बल्कि उसे
समझने का प्रयास करें। ठीक है, 495 जब संविधान लागू हुआ था उस समय का आर्टिकल मैं बता रहा हूँ, 495 उस वक्त आर्टिकल थे। ठीक है, जब संविधान लागू किए गए थे मूल संविधान में। ठीक, तो इतने सारे आर्टिकल को आप कैसे याद करेंगे? याद करना पॉसिबल तो है नहीं। तो इसके लिए सबसे पहली बात है कि जो आर्टिकल हमारे लिए महत्वपूर्ण है उसे समझ लें। पहले इस आर्टिकल को समझेंगे बेहतर रूप से, उसके बाद हम याद करेंगे, तो आपको याद भी हो जाएंगे और लॉन्ग टर्म के लिए याद होंगे। ठीक है, तो आर्टिकल को समझने का प्रयास कीजिए, ना कि उसे याद करने का। ठीक है, तोता नहीं बनना है। जैसे कि मैंने बताया कि नागरिकता का प्रावधान, सिटीजनशिप का प्रावधान, ठीक है, भाग 2 में दिया गया है। आर्टिकल जो है आर्टिकल 5 से लेकर के 11 के बीच में। सबसे पहले बात करेंगे आर्टिकल 5 की। आर्टिकल 5 में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, एक्चुअली उस वक्त भारत का नागरिक कौन होगा इसके बारे में डिफाइन किया गया आर्टिकल 5 में। ठीक है, जिनका कोई उथल पुथल से मतलब नहीं था, जो भारत में रह रहे थे, सीधी सी बात है। जैसे भारत में जन्मा जो व्यक्ति भारत का नागरिक है, जिनके माता पिता भारत में जन्मे हैं भारत का नागरिक है। और तीसरा जो प्रावधान किया गया कि कोई व्यक्ति अगर संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व से यहाँ पे रह रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, उससे अगर 5 साल पहले से, यानी कि 1945 से कोई व्यक्ति अगर भारत में रह रहा है तो भारत का नागरिक हो जाएगा। ठीक है, तो संविधान का आर्टिकल 5 में इसी बात का उल्लेख किया गया है कि भारत का नागरिक कौन कौन होगा। ठीक है, इसमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं कि पहला, जन्म के आधार पर जो व्यक्ति भारत में जन्मा है। दूसरा, जिनके माता पिता भारत में जन्मे। तीसरा, कि कोई व्यक्ति अगर 5 वर्ष, संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व से अगर भारत में कोई रह रहा है तो भारत का नागरिक कहलाएगा। ठीक है, जिसके बारे में मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो आप समझने का प्रयास कीजिए चीज़ों को। ठीक है, देखिए ये तो आर्टिकल 5 सिंपल था, इसमें कोई पेचीदा नहीं है। ठीक है, भारत में जन्मा है तो भारत का नागरिक होगा ही भाई। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मेरे माता पिता, हम पाकिस्तान गए ना पाकिस्तान से मेरे माता पिता यहाँ पे आए, यानी कि हम लोग यहीं के भारत के ही परिक्षेत्र में जन्मे थे और यहीं पे रहने वाले थे। यानी कि अभी तो हमारा काफ़ी जनरेशन पार हो गया, लेकिन जो हमारा पूर्वज दादा या फिर परदादा लोग वो भारत में ही थे, यहीं पे थे, यहीं पे जन्मे थे, तो यहीं के नागरिक हैं। सिंपल सा प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल 6 को समझना महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 6 और 7 आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है समझने के बेसिस पे। ठीक है, क्योंकि ये जो आर्टिकल दिया गया है, एक्चुअली दिया गया है कि जो पाकिस्तान से भारत जा रहे थे, पाकिस्तान से भारत आए उनके लिए, और जो भारत से पहले पाकिस्तान गए और फिर पाकिस्तान से भारत आए, इन्हीं के बारे में आर्टिकल 6 और 7 में उल्लेख किया गया है। तो इसे समझना ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। आर्टिकल 6 में बोला गया है कि कोई व्यक्ति अगर पाकिस्तान से भारत आ रहा है, क्योंकि उस वक्त ये तय हो चुका था कि पाकिस्तान बनेगा। ठीक है, यानी कि पाकिस्तान बनने वाला है, तो बहुत सारे लोग जो खास करके गैर मुसलमान समुदाय के जो लोग थे, धर्म के लोग थे, जैसे कि हिंदू हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, जैन हो गए, बौद्धिस्ट हो गए, तो ये लोग क्या कि पाकिस्तान वाले क्षेत्र को छोड़ करके भारत आने लगे। अब वो खुशी से तो नहीं आ रहा था, वो दंगे हो रहे थे, जान भी बचाना था, सरवाइव करना था, तो ऑब्वियस वैसे क्षेत्र में जाना पसंद करेंगे जहां हमारे लिए सुरक्षा की गारंटी हो। ठीक है, तो बहुत सारे लोग भारत आने लगे। तो आर्टिकल 6 में प्रावधान किया गया कि यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पूर्व भारत आया हो, ठीक है, तो वह भारत का नागरिक होगा। लेकिन याद रखिएगा, इसमें कंडीशन डाला गया है कि वह खुद या उसके माता पिता या फिर दादा दादी या नाना नानी में से कोई एक अखंड भारत, यानी कि जो अविभाजित भारत है, उसमें जन्मा हो। यानी कि अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया, मान लीजिए कोई व्यक्ति ये है, ठीक है, वो पाकिस्तान से भारत आया, कब आया? 19 जुलाई 1948 से पूर्व आ गया। ठीक है, तो क्या होगा कि उस ए व्यक्ति के जन्म या तो पाकिस्तान या भारत, किसी दो, मतलब अविभाजित भारत, यानी कि पाकिस्तान और भारत दोनों को उसको लिया जाता है। ठीक है, तो वह व्यक्ति खुद भारत में जन्मा हो पहला, या फिर उनके माता पिता भारत में जन्मे हो दूसरा, या फिर उनके दादा दादी या फिर नाना नानी में से कोई एक भारत में जन्मे हो, तभी वो भारत की नागरिकता के
पात्र हैं, यानी मतलब उनके योग्यता को फुलफिल करते हैं। ठीक है। दूसरा जो प्रावधान किया गया है आर्टिकल 6 में कि यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया, ठीक है, लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद आया, ठीक, तो क्या उसे उसी बेसिस पे नागरिकता दे दिया जाए जो 19 जुलाई 1948 के पूर्व आया है? तो उसके लिए कंडीशन डाला गया है कि जो व्यक्ति 1948 के बाद 19 जुलाई 1948 के बाद आ रहा है उसे सीधी नागरिकता नहीं दी जाएगी, यानी डायरेक्ट सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। उसे 6 महीने पहले भारत में रहने होंगे। 6 महीने रहने के बाद आप पंजीकरण के माध्यम से, ठीक है, आप रजिस्ट्रेशन भरिए, ठीक है, और फिर भारत आपको भारत की नागरिकता देगी। भारत की सरकार आने की आपको भारत की नागरिकता सिटीजनशिप देगी। तो इस बेसिस पे आपको दिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि 19 जुलाई 1948 का डेट ही फिक्स क्यों किया गया? ठीक है, महत्वपूर्ण जो बिंदु समझने वाला है वो यही है, क्योंकि आप सारे प्रावधानों को याद रख लेंगे लेकिन वो डेट याद नहीं रहेगा, कन्फ्यूजन बहुत रहेगा कि 19 जुलाई 1948 का ही डेट क्यों फिक्स किया गया। ठीक है, कि 19 जुलाई 1948 से पहले आ रहा है तो डायरेक्ट सिटीजनशिप, उसके बाद आ रहा है तो पंजीकरण के माध्यम से। ठीक है, तो चीज़ों को समझिए। हुआ क्या कि जब दंगे हुए दोनों क्षेत्र में, ठीक है, और लोग एक दूसरे अपने जान बचाने के लिए भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत आने लगे थे, इतना व्यापक रूप से दंगे हो रहे थे कि उस वक्त के जो लोग थे उससे दुखी थे, खास करके महात्मा गांधी काफ़ी दुखी थे। ठीक है, और उन्होंने ये प्रयास किया कि जो जहाँ पर हैं या फिर भारत के जो उस वक्त के नेता थे, ठीक है, उन्होंने ये प्रयास किया कि जो व्यक्ति जहाँ पर है, ठीक है, वहीं पर रह जाए और उनकी सुरक्षा की गारंटी, अगर पाकिस्तान में कोई हिंदू है तो पाकिस्तान सरकार लेगी और भारत में कोई मुसलमान है तो उसकी गारंटी भारत लेगी। इस पे मतलब काम करना प्रारंभ किया और इसके लिए महात्मा गांधी पाकिस्तान भी गए थे यहाँ, और उन्होंने दंगाई क्षेत्र का यात्रा भी किया। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ कि जब आवागमन रुक नहीं रहा था, लोग एक दूसरे क्षेत्र में आ जा रहे थे, मतलब प्रवासन हो भी रहा था, तो इसके लिए 19 जुलाई 1948 को एक कानून लाया गया, एक नियम लाया गया जिसके बोलते हैं बैरियर। ठीक है, यानी कि परमिट सिस्टम, ठीक है, परमिट सिस्टम बोलते हैं, यानी कि एक बैरियर लगा दी गई कि आपको अगर भारत में आना है पाकिस्तान से तो ठीक है आइए, लेकिन आपको अब क्या बोलते हैं उसको कि आपको परमिशन लेकर के आना होगा, परमिट लेकर के आना होगा, विदाउट परमिट आप नहीं आ सकते। दूसरी बात, अगर पाकिस्तान से भारत जाना है तो जाइए, कोशिश से जाइए, लेकिन आपको परमिट के माध्यम से जाना होगा, यानी कि परमिट सिस्टम लागू कर दिया गया था कब? 19 जुलाई 1948 को। इसीलिए नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट आया कि 1948 से पहले जो आया उसे डायरेक्ट सिटीजनशिप और 1948 के पश्चात जो आया उसे आप मतलब पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता दे सकते हैं। तो आर्टिकल 6 में इसका प्रावधान है, जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए। अगर आर्टिकल 7 की बात करें तो जस्ट इसके अपोजिट है, यानी कि जो व्यक्ति पहले भारत से पाकिस्तान चला गया, ठीक है, और पुनः पाकिस्तान से भारत आया। एक्चुअली जब हम उस वक्त आवागमन का पूरा अगर ये देखें, लेखा जोखा देखें, भारत में कितने लोग बाहर गए, कितने लोग बाहर से अंदर, मैंने पाकिस्तान से भारत आए, ठीक है, तो 2 फेज में भारत में आने का डाटा मिलता है। पहला फेज जो था जिसमें गैर मुसलमान लोग भारत आए, यानी कि हिंदू धर्म, सिख, ईसाई, बौद्ध, यानी गैर मुसलमान जो समुदाय थे वो भारत आए पहला फेज में। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे दंगा हो रहे थे, तो मुसलमान एरिया में जब दंगा होगा जहाँ पे मुस्लिम बहुल है वहाँ हिंदू भागेगा। ठीक है, ऑब्वियस से जान बचाने के लिए वो भागेगा। तो पहला जो फेज था उसमें गैर मुसलमान लोग भारत आए। अगर दूसरा फेज का अगर बात करें, दूसरे फेज का जब देखा गया दूसरे फेज में कि मुसलमान लोग भी भारत आने लगे, यानी कि जो मुसलमान व्यक्ति भारत छोड़ करके पाकिस्तान गया था, सेकंड फेज में वो मुसलमान व्यक्ति भी भारत आने लगे, क्योंकि वहाँ पे सिया सुन्नी का कॉन्सेप्ट था। साथ ही बहुत सारे लोगों को जगह मतलब बोल सकते हैं कि वहाँ पे जिस उम्मीद से गए थे वो उम्मीद फुलफिल नहीं हो रहा था, तो बहुत सारे मुसलमान व्यक्ति जो हैं वो फिर पुनः भारत आने लगे। तो इसके लिए उन्होंने प्रावधान किया कि यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के पश्चात पाकिस्तान गया हो, ठीक है, 1 मार्च 1947 के पश्चात, डेट याद रखिएगा, उससे पहले नहीं, उससे पश्चात अगर पाकिस्तान गया हो और पुनः भारत में आता है, ठीक है, तो उसके लिए
रजिस्ट्रेशन के माध्यम से सिटीजनशिप दिया जाएगा, यानी कि उन्हें डायरेक्ट सिटीजनशिप नहीं दिया जाएगा। जो व्यक्ति पाकिस्तान गया 1 मार्च 1947 से के बाद, ठीक है, और पुनः अगर वो भारत आता है तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी, लेकिन पंजीकरण के माध्यम से। और पंजीकरण के लिए योग्य कब होंगे? जब 6 महीने के लिए भारत के परिक्षेत्र में रहेंगे, भारत के क्षेत्र में रहेंगे, यानी कि 6 महीना आपको यहाँ पे प्रवास करना होगा। उसके बाद आप आवेदन दीजिए सिटीजनशिप के लिए, और फिर भारत सरकार आपको जांच करके, आपके आवेदन की जांच करके आपको सिटीजनशिप देगी, ठीक है। तो ये प्रावधान आर्टिकल 7 में किया गया है। बात करें आर्टिकल 8 की, तो आर्टिकल 8 का जो सीधा सा संबंध है वो है मूल जो भारतीय थे, मूल मतलब यानी कि भारतीय मूल के जो प्रवासी व्यक्ति थे, यानी कि वैसे व्यक्ति जो भारत, जिनका जड़ बोल सकते हैं भारत है, लेकिन वर्तमान में किसी दूसरे देश में अपनी आजीविका चलाने के लिए रह रहे हैं। होता क्या था कि बहुत सारे भारतीयों को या तो कंपनी या फिर वो स्वैच्छिक रूप से क्या होते थे कि अपनी आजीविका चलाने के लिए किसी दूसरे देश में काम करने चल जाते थे। जैसे अफ्रीका में आपने गांधी जी का मूवमेंट देखा होगा, तो वहाँ भारतीय मूल के व्यक्ति रह रहे थे, ठीक है। उसी तरह इंग्लैंड में रह रहे थे। तो बहुत सारी कंट्री में भारतीय मूल के व्यक्ति अपनी आजीविका चलाने के लिए रह रहे थे। अब जब भारत बन गया, ठीक है, क्योंकि उस वक्त भारत में उतनी आजीविका थी नहीं, मतलब आजीविका का उतना क्या बोलते सुविधाएं थी नहीं, लोग भूखमरी के शिकार थे, पहला बात। दूसरी बात अगर बात करें कि बहुत सारे लोगों को यहाँ से गिरमिटिया मजदूर बना के ले गया था, यानी कि ज़बरदस्ती हो सकता है कि मजदूरी करवाने के लिए कंपनी उन्हें ले गई थी किसी दूसरे देश में, ठीक है, ये भी कारण था। तो हुआ क्या कि जब भारत बन रहा था, यानी कि भारत एक नया बना, भारत देश बना, भारत आज़ाद हुआ, बना कि भारत आज़ाद हुआ, भारत तो पहले से ही था, लेकिन जब भारत कंपनी के क्षेत्र से या कंपनी के अधिकार से आज़ाद हुआ तो संविधान निर्माताओं ने उनके लिए भी प्रावधान किया जो किसी कारणवश भारत को छोड़ चुके थे और किसी देश में निवास कर रहे थे। उनके लिए भी ये प्रावधान किया गया कि आप भारत का नागरिक बन सकते हैं, ठीक है, आप आइए, भारत में आपका स्वागत है, बशर्ते कि आपको 6 महीने भारत में रहने हैं और एक आवेदन दे करके आप भारत की नागरिकता हासिल कर लीजिए, ठीक है। एक तो कॉन्सेप्ट ये था। दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी था कि जो व्यक्ति, मान लीजिए कोई ए नाम का व्यक्ति है, ठीक है, वो आज़ादी से पहले मान लीजिए 40 में किसी देश में जाकर के काम कर रहा है, ठीक है, और वहाँ की नागरिकता उन्होंने ले लिया, ठीक है, यानी कि भारतीय मूल का है लेकिन किसी दूसरे देश में, मान लीजिए इंग्लैंड में ही रहने लगा और वहीं पे रह करके काम वाम करने लगा। अब उसका नेक्स्ट जनरेशन यानी कि उनके बाल बच्चा अगर भारत का नागरिकता लेना चाहे, अगर उनके अंदर ये हो कि हम भारत की नागरिकता लेना चाहें, तो वो वंचित ना हो, क्योंकि जो व्यक्ति, जो बच्चा, मतलब वो बच्चा, उसकी क्या गलती है कि वो भारत में पैदा ना हुआ हो, यानी कि उसमें तो उनके माता पिता बाहर चले गए, ठीक है, और बाहर गए और उनका क्या होता है कि उनके जो बच्चे हैं अब वो भारत के नागरिक बनना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी प्रावधान होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए बोला गया है कि जो व्यक्ति भारत की नागरिकता लेना चाहता हो, ठीक है, यानी कि जो प्रवासी व्यक्ति भारत की नागरिकता लेना चाहता हो, या तो वो व्यक्ति खुद भारत में मतलब अखंड भारत में जन्मा हो, अविभाजित भारत में जन्मा हो, या फिर उसके माता पिता या दादा दादी में से कोई एक भारत में मतलब अविभाजित भारत में जन्मा हो, वो व्यक्ति आए, ठीक है, यहाँ पर आकर के 6 महीने प्रवास करें और उसके पश्चात पंजीकरण के माध्यम से आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका प्रावधान आर्टिकल 8 में किया गया है। बात करें आर्टिकल 9 की, ठीक है, देखिए ज़्यादा मतलब आप क्या बोलते हैं उसको, आसान है याद करना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप थोड़ा सा फोकस कीजिएगा तो सारा याद हो जाएंगे, ठीक है, कि कैसे कैसे प्रावधान दिया जा रहा है और कैसे प्रावधान छीन जा रहा है। आर्टिकल 9 में प्रावधान जाने का कॉन्सेप्ट है। प्रावधान अभी तक जो मैंने पढ़ा उसमें सिटीजनशिप कैसे ग्रहण कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ा। जैसे 5 में कैसे हम सिटीजनशिप, यहाँ का मतलब यहाँ के लोग हैं उनको सिटीजनशिप दिया गया। 6 में कैसे सिटीजनशिप प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि जो पाकिस्तान से भारत आए उनको सिटीजनशिप देने का प्रावधान है। 7 में जो भारत से पाकिस्तान गए और पुनः भारत आए उनके लिए नागरिकता का प्रावधान है। 8 में भारतीय मूल के प्रवासियों के लिए है, ठीक है। तो अभी तक क्या था कि नागरिकता कैसे दी जा सकती है, नागरिक कौन है भारत के, ठीक है। आर्टिकल 9 की बात करें तो इसमें नागरिकता जाने का प्रावधान है, आपकी नागरिकता कैसे जा सकती है।
होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो किसी दूसरे कंट्री की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं और भारत की नागरिकता त्यागते भी नहीं हैं। तो इसके लिए प्रावधान है कि कोई व्यक्ति दो देशों की नागरिकता नहीं रख सकता है। अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुके हैं तो आपको भारत की नागरिकता छोड़नी होगी, या फिर नहीं भी छोड़ते हैं तो आपका स्वतः ही समाप्त हो जाएगा भारत की नागरिकता। मान लीजिए हम ही हैं, ठीक है, मान लीजिए भविष्य में हम किसी देश की नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं, ठीक है, जो कि होगा नहीं, अब उदाहरण स्वरूप में समझा रहा हूँ कि मान लीजिए किसी देश की नागरिकता हम ग्रहण कर लिए, जैसे अमेरिका की नागरिकता मैंने ग्रहण कर ली। जैसे नागरिकता अमेरिका की नागरिकता मैंने ग्रहण की, मेरा भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो इसका प्रावधान आर्टिकल 9 में किया गया है। बात करें आर्टिकल 10 की, तो 10 को थोड़ा सा समझना है, ठीक है। 10 का प्रावधान क्यों लाया गया? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रावधान को लाया क्यों गया। एक्चुअली अभी तक हम लोग जो देखे हैं आर्टिकल 5, 6, 7, 8 में कि नागरिकता कैसे हम किसी व्यक्ति को दे सकते हैं, ठीक है। और जो संविधान निर्माता थे उनके मन में ये आशंका जरूर थी कि जिनको हम नागरिकता भी दे रहे हैं, ठीक है, जिस व्यक्ति को अभी हम नागरिकता प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या भविष्य में उसकी नागरिकता सुरक्षित रहेगी, और इसकी गारंटी करना आवश्यक था, ठीक है। और इसीलिए जो आर्टिकल 10 है इसको लाया गया। इसमें साफ तौर पे कहा गया है कि अगर संसद भविष्य में कोई भी कानून ऐसा बनाती है जिसमें नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है, तो वो व्यक्ति भारत का नागरिक होंगे जो अभी यानी कि संविधान लागू होते समय भारत का नागरिक है। सीधा सा मतलब है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को हम आर्टिकल 7 के तहत नागरिकता दिए हुए हैं, ठीक है। अब आर्टिकल 7 के तहत नागरिकता दिए हुए हैं, अब भविष्य में एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लें इसको कि मान लीजिए किसी जैसे इस्लाम धर्म को लेकर के कंट्री, एक्चुअली पाकिस्तान इस्लाम के बेस पे बना था, तो एग्जाम्पल इस्लाम के बेस पे लेने पे ज़्यादा समझ में आता है, ठीक है। मान लीजिए किसी व्यक्ति जो इस्लाम धर्म का है पाकिस्तान गया, पुनः भारत आ गया, आर्टिकल 7 के तहत उन्होंने नागरिकता ग्रहण की, ठीक है। अब मान लीजिए भविष्य में सेंटर पे, केंद्र में कोई निरंकुश हिंदू, मतलब कोई हिंदू शासक बन जाता है, यानी कि निरंकुश हिंदू बोल सकते हैं, ठीक है, पूर्ण रूप से हिंदूवादी अगर कोई व्यक्ति भारत का पीएम बन जाए या फिर भारत उसका शासन हो जाए, तो कहीं वो व्यक्ति मतलब धर्म से प्रभावित होकर के कहीं इस व्यक्ति की जो आर्टिकल 7 के तहत नागरिकता ग्रहण किया हो उसे बाहर ना कर दे। यानी कि कोई ऐसा भी हो सकता है कि वो कोई ऐसा कानून लाए जिससे आर्टिकल 7 के तहत जितने भी लोगों ने नागरिकता ग्रहण की हो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाए। तो इसको सुनिश्चित करना भी बहुत ज़रूरी था। इसीलिए आर्टिकल 10 को लाया गया कि जो व्यक्ति भारत के संविधान लागू होते समय यानी कि 26 जनवरी 1950 में जो व्यक्ति भारत का नागरिक है, अगर भविष्य में संसद कोई कानून बनाती है नागरिकता से संबंधित, तो वो भारत के नागरिक उसमें भी रहेंगे, उस कानून के तहत भी भारत के नागरिक ये व्यक्ति रहेंगे, ठीक है। तो ये आर्टिकल 10 में इसका प्रावधान किया गया, यानी कि हमारी नागरिकता की सुरक्षा की गई है आर्टिकल 10 में। और लास्ट आर्टिकल है आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 में सीधा सा प्रोविज़न है कि नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून संसद बना सकती है, और किस व्यक्ति को नागरिकता किस आधार पे दिया जाए या फिर किस व्यक्ति की नागरिकता किस आधार पे छीना जाए, इसको लेकर के संसद कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है। और इस आधार पे भारत सरकार ने या फिर संसद ने कई सारी कानूनें भी बनाई। जैसे सबसे पहला जो कानून आया भारत सरकार नागरिकता अधिनियम 1955 आया, ठीक है। उसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं कि किस बेसिस पे किसी व्यक्ति को भारत का नागरिकता दे सकते हैं या फिर किस बेसिस पे किसी की नागरिकता जा सकती है। आगे चल के देखते हैं 86 में उसमें संशोधन होता है। 2005 में एक नागरिकता अधिनियम आया, ठीक है, जिसमें ये प्रावधान था कि दोहरी नागरिकता का प्रावधान था, और खास करके जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं या फिर NRI लोग हैं उनके बारे में इसमें प्रावधान किया गया था, ताकि वो भारत की आंशिक रूप से कुछ नागरिकता का जो अधिकार है उन्हें मिल सके और भारत के प्रति उनका इमोशनल जुड़ाव बना रहे, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि 2019 में एक कानून आया CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, और ये काफ़ी विवाद में भी रहा था। उसके बारे में भी मतलब वो भी नागरिकता से संबंधित प्रावधान ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो मेरा क्लास होगा उसमें हम उन सारे कानूनों का जिक्र करेंगे जो नागरिकता से संबंधित आए हैं, ठीक है। और एक बात आप याद रखिएगा, जो भी प्रावधान, जो भी आर्टिकल
हम यहाँ जिक्र करते हैं सबको याद करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं और थोड़ा सा पॉइंट आपको की पॉइंट सारे आर्टिकल्स का कुछ कुछ याद रखने हैं, ठीक है। अब उतने सारे आर्टिकल याद हो नहीं सकते हैं, तो जो मैक्सिमम आर्टिकल हो सकते हैं उतने ही याद करने हैं, ठीक है। ज़्यादा फोकस करना नहीं है, क्योंकि अगर आप पीसीएस का एग्जाम देते हैं तो आर्टिकल से क्वेश्चन कम ही रहता है, आपका बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा रहता है, तो आप उस पर फोकस करें ज़्यादा, ठीक है। और ये क्लास आपके लिए अगर बेनिफिशियल लगा हो, ठीक है, आपको अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा नागरिकता से संबंधित जो भी कानून होंगे उसके बेस पे होगा, उसके आधार पे होगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।